नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज की कक्षा में। क्या आप सभी अपनी पुस्तक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले पाठ 3 कुंवर नारायण। ठीक है, इसमें हम चलते हैं। हम पहले कुंवर नारायण जी का कवि परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है चक्रव्यूह जो 1956 में प्रकाशित हुई, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों जो इनका काव्य संग्रह है, आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास ये इनका कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले ये समीक्षाएं हैं, मेरे साक्षात्कार। प्रमुख पुस्तक प्रमुख पुरस्कार जो इनको दिए गए वो कौन कौन से हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है कुंवर नारायण। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। यानी कि बहुत दिनों बाद खुले हुए घर के दरवाजे को किसके समान बताया है? जैसे कि किसी ने एक पुरानी किताब खोली हो, क्योंकि उस पुरानी किताब को खोलने से क्या होगा? उस पुरानी किताब में जो चीजें हमने बहुत पहले कभी पढ़ी थी वो चीजें हमें पुनः याद आ जाएगी। वैसे ही बहुत दिनों से बंद एक पुराने घर को जब हम खोलते हैं तो उस घर से जुड़ी हुई सारी स्मृतियां हमें एक एक करके याद आने लगती हैं। ठीक है, गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने के बाद कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता का व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध ध्यान दीजिए, जो इनकी रचनाएं हैं, क्या कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। इनके अर्थ आप समझिए, क्या कहना चाहते हैं? आलोचकों ने माना है कि जो कुंवर नारायण जी की जो रचनाएं हैं उनमें कविता में व्यर्थ का उलझाव दिखाई नहीं देता, एकदम सीधी सरल कविताएं हैं, घुमाव फिराव नहीं है। जो कहना चाहते हैं वो एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में है और वो एकदम प्रभावमय है, आसानी से समझ आ जाता है, किसी प्रकार की लक्षणा व्यंजना उसमें नहीं है। ठीक है, दूसरा, अखबारी सतहीपन नहीं है, मतलब सिर्फ अखबारों में अपनी प्रसिद्धि के लिए छपवाई जाने वाली कविताओं जैसी कविताएं नहीं है। वैचारिक धुंध की बजाय संयम, विचारों की धुंध दिखाई नहीं देती, जैसे धुंध होती है धुंध, तब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे व्यक्ति के अपने उलझे हुए जब विचार होते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता या उसमें कुछ समझ में नहीं आता, बल्कि उसकी बजाय क्या है? संयम है, परिष्कार मतलब बिल्कुल शुद्ध है और साफ सुथरापन है, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है, किसी तरह कोई मिलावट नहीं है, किसी तरह का कोई अशुद्धियां वहां पर नहीं है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनकी कविताओं की भाषा भी विविध प्रकार की विविधता लिए हुए है और विषय की विविधता है, विषय भी अलग अलग तरीके के हैं, एक जैसे और साधारण से विषय नहीं है। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है। यथार्थ का खुदरापन से क्या तात्पर्य? कल्पनाएं हमेशा कोमल होती हैं,
मनोरम होती हैं, सुहावनी होती हैं, लेकिन व्यक्ति की वास्तविक सच्चाई जो होती है वो बहुत कड़वी होती है, बहुत खुरदरी होती है। खुरदरी मतलब खुरदरी होती है ऐसा ऐसी जगह या ऐसा स्थान या ऐसा कपड़ा या ऐसी वस्तु जिसको छूने पर उसका स्पर्श जो है बहुत ही रफ लगता है हमें, वो खुरदुरा होता है। ठीक है, तो यथार्थ के खुरदुरे पर से तात्पर्य क्या है कि वास्तविक जीवन की जो सच्चाई है ना, वास्तविक जीवन का जो परेशानियां हैं, पीड़ाएं हैं, दुख हैं, है ना, उनको बताया है उन्होंने। कल्पना लोक में स्वप्न लोक की जो सुंदरता है उसको व्यक्त नहीं किया है, बल्कि वास्तविक जीवन की सच्चाई को उन्होंने बताया है, और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। जीवन को मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल कहते हैं एकदम सही ढंग से समझने वाला एक खुलापन है उनमें। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और आप उसके अनुसार जीवन को देख रहे हो, या आपका दृष्टिकोण क्या है, सामने वाला क्या कहना चाहता है उसके समझे बगैर आप किसी के बारे में अपना मानसिकता बना रहे हो, ऐसा नहीं है। उनके व्यक्तित्व की पहचान क्या है कि वे जो है जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को बहुत ही सही ढंग से सोचते हैं और खुलेपन से उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविताओं के बीज शब्द है। मूल शब्द क्या है इनकी कविताओं की? संशय, भ्रम और प्रश्न की आकुलता, जानने की जो इच्छाएं हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना की कवि हैं। नागर यानी नगरीय, नगर के प्रति जो उनकी संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, उनके कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक उहापोह, ये शब्द अक्सर कर आता है, उहापोह, है ना। उहापोह क्या होता है बेटा? बुनना, उधेड़ना। जैसे आप स्वेटर बुन रहे हो, बुन करके फिर उधेड़ दिया, फिर बुना, फिर उधेड़ा, मतलब सही नहीं हो रहा। बुन भी रहे हैं लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं रहा स्वेटर। ऐसे ही जो विचारों का उहापोह होता है, सामाजिक उहापोह होती है, उलझने जो होती हैं, सुलझती नहीं है। हम बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर उसको मिटा देते हैं, फिर बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसको हटाना पड़ता है। तो इस तरह से व्यक्ति बड़ा खिंच सा जाता है, तनाव में आ जाता है, तो उसकी व्यंजकता में सामने आता है। एक व्यक्ति में कहें तो उनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोडनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। आलोडन होते हैं बिलोना, है ना, बिलोते हैं ना अपन, उथल पुथल, है ना। तो ये संवेदनशील मन की जो उथल पुथल होती है ना, उस उथल पुथल के रूप में इनकी कविताओं को पढ़ा जा सकता है कि इनके मन में उन चीजों को लेकर के, जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको लेकर के जो उथल पुथल मस्ती है, इन्होंने वो उथल पुथल अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त की है। तो आज हम ये जो हमारे हिंदी में जो कुंवर नारायण जी की जो रचनाएं ली गई हैं, दो रचनाएं हैं उनकी इसमें। एक तो है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। ठीक है, पहली जो है यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। कौन से संग्रह से ली गई है? इन दिनों। आज का समय अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, इन दिनों इनकी क्या है? कविता संग्रह। भूल जाते हो आप। ये इन दिनों इनका काव्य संग्रह है ना। देखो, तो इनकी जो ये कविता है ये कहाँ से ली गई है? इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव में, यांत्रिकता क्या होती है बेटा? यांत्रिकता मतलब मशीन। यंत्र किसको कहते हैं? मशीन को। और मशीनों के दबाव में क्या हो गई है? कविता का अस्तित्व नहीं रहा। हम मशीनी हो गए हैं ना, मशीनी। हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कविताएं पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते ना, तो मशीनी हो गए हैं। ऐसे में कविताओं का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने एक यात्रा है
जो चिड़िया। अब ये कहते हैं कि जो कविता है ना ये क्या है, इसमें इन्होंने बताया है कि कविता क्या है और क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए, वो बताया है। तो कविता के बहाने जो है यह एक यात्रा है। कैसी यात्रा? जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है। एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की कोई सीमा है। बिल्कुल, चिड़िया एक सीमा तक ही तो उड़ सकती है, ठीक है। तो कविता की उड़ान की एक सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। बिल्कुल सही बात है। अगर फूल खिलता है तो उसका विनाश भी तो निश्चित है ना। उसकी सुगंध भी एक निश्चित समय के लिए ही होगी, कुछ समय के बाद वो झड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो चिड़िया की उड़ान है वो भी सीमित है, फूल का खिलना भी सीमित है, लेकिन बच्चे के सपने कैसे हैं? असीम है, कोई सीमा नहीं होती। बच्चा 1 मिनट में कह देता है चलो अपन तो हवाई जहाज खरीद के लाते हैं, ये हवाई जहाज अपने घर में ले आओ। हम तो इतना भी कहते थे कि इस हवाई जहाज को एक रस्सी बांध दे और यहीं पर हम पकड़ करके बैठ जाएं, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो बच्चे जो होते हैं उनके सपने क्या होते हैं? बहुत ही असीम होते हैं, जिसकी कोई सीमाएं नहीं होती। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ पर जिस सीमा की बात की है, यहाँ पर सीमा की बात क्या की है कि उनके मन में जाति पाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, इस तरह की भी कोई सीमाएं नहीं होती। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी क्या हैं? सिर्फ उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हम कुछ भी चीज बनाने बैठते हैं, रचने बैठते हैं, निर्माण करने बैठते हैं, तो उसकी सीमाएं अपने आप टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक सीमा में रहकर की चीज बनाएंगे, है ना, तो फिर हम उस चीज को कभी भी एकदम सुंदर ढंग से या एकदम स्वतंत्र ढंग से नहीं बना सकते, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो आपको कह दिया जाए कि बच्चों ये इतनी ही मिट्टी आपको मिलेगी, आपको इतनी ही मिट्टी में जो भी बनाना है, आपको अपनी आकृति बनानी है, अपनी कला बनानी है, तो वो सीमा हो गई हमारे, ठीक। लेकिन आपको सिर्फ ये कहा जाए कि बस तुम्हें तो कुछ बनाना है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम बना सकते हैं। फिर चाहे वो घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की सीमा क्यों न हो। अब यहाँ पर जो कविता है उसके माध्यम से क्या बताया है कि कविता जो है वो चाहे कितनी अलग अलग भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति क्यों न हो, फिर भी उस कविता को क्या करके अपनी भाषा में अनुवाद करके वो लोग जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं। अगर अच्छी कविता होती है तो वो सभी भाषाओं में लोगों तक पहुंच जाती है, जैसे न तैसे वो लोगों तक पहुंच ही जाती है। जैसे आपको पता है कि हमारे जो वेद है, हमारे जो रामायण है, रामचरितमानस है, ये ऐसी ऐसी बहुत और भी बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो हर भाषा में लिखी गई है। दुनिया भर की हर भाषा में उनको क्या कर दिया? अनुवाद कर दिया गया है, उनको पढ़ा जाता है, लोग उनको पढ़ते हैं। क्योंकि अपनी मदर टंग में जब वो चीज कोई भी अपने सामने आती है तब उसको पढ़ना और समझना आसान हो जाता है, ठीक है। अभी आपके सामने अगर रामचरितमानस को उर्दू में आपको दिया जाए तो आप कैसे समझेंगे, लेकिन अगर उर्दू भाषा जानने वाले व्यक्तियों को हिंदी में दिया जाए या इंग्लिश में दिया जाए तो वो कैसे जानेंगे। इसलिए क्या करते हैं कि जो भाषा के जानने वाले लोग होते हैं, बहुभाषाविद जो लोग होते हैं, बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले, वो लेखक, वो कवि क्या करते हैं, उन रचनाओं को जो बहुत सुंदर होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, जिनको वो चाहते हैं कि सभी लोग पढ़ें, इन भाषाओं को जानने वाले लोग भी पढ़ें, तो वे उनको दूसरी भाषाओं में अनुवाद कर देते हैं। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। इनकी जो दूसरी कविता है, बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं, संग्रह में संकलित है। जो कोई दूसरा नहीं, मैंने आपको बताया ना, इनके अभी ऊपर बताया था आपको, वैसे इनका जो दूसरा काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं से ली गई है। कविता में तथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई। तथ्य और माध्यम का द्वंद्व, तथ्य यानी जो हम कहना चाहते हैं कविता के माध्यम से, कविता के माध्यम से जो हम पाठक तक पहुंचाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, और माध्यम, और उसके लिए हम कौन सा माध्यम चुनते हैं, है ना, इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व चलता है, उस द्वंद्व में क्या बताया है कि भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। अगर भाषा में क्लिष्टता आ जाएगी, भाषा कठिन हो जाएगी, तो हम जो कहना चाहते हैं अर्थात जो हमारा तथ्य है
वो समाप्त हो जाएगा, बचेगा ही नहीं, अर्थात लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। जैसे हर जगह पर हर पेज नहीं आता है ना, उसी साइज का पेज होता है तभी वो उसमें आ सकता है। ठीक है, अगर अपना पेज खराब हो गया या उसकी चूड़ी खराब हो गई या कोई उसके साइज का पेज अपने को नहीं मिल रहा है, तो अगर अपन ये सोचते हैं ना कि उसको कील लगा करके और फिर उसको ठोक ठा करके छोड़ दें, तो फिर उसमें वो वाली सख्ती नहीं आएगी, वो कसावट नहीं आती है। पेज क्या काम करता है? कसने का काम करता है। हम कहते हैं पेज कसो, तो कसने का मतलब उसमें कसावट आती है, वो एकदम टाइट हो जाता है। अगर उसको पेज नहीं लगाया जाएगा या पेज की चूड़ी मर जाएगी या वो ढीला रह जाएगा, तो उसकी कसावट समाप्त हो जाएगी, उसकी मजबूती समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो जिस प्रकार से हर बात के लिए कुछ खास शब्द निश्चित होते हैं, किस बात को किन शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा जाए, वह ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। एक अच्छी कविता कब बनती है? जब सही बात सही शब्दों से जुड़ती है और सही अर्थ प्रकट करती है और हम उसके तथ्य को समझ पाते हैं, तभी जाकर के वो कविता सार्थक होती है। जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, कोई दबाव हम पर नहीं होता, कोई मुश्किल हमारे सामने नहीं आती। अगर हम सही भाषा का चुनाव करते हैं कविता लिखते समय, हम किसी प्रकार का उलझाव या फिर लोग आकर्षक बनाने के लिए किसी तरह का शब्दों का जो है क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करना, इस तरह की प्रवृत्तियां अगर हम कविता बनाते समय नहीं करते हैं, तो क्या होता है, सही शब्दों का प्रयोग करते हुए जब हम कविता बनाते हैं तो उसका अर्थ जो है आसानी से समझ में आ जाता है, हमें भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। तो ये आ गई हमारी पहली कविता, कविता के बहाने। तो आप लोगों को क्या ध्यान है, मैंने कविता के बहाने जो कविता थी, इसका जो ये बताया था मैंने परिचय, इसमें मैंने क्या बताया था? क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे इसके माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं? कविता के बहाने कविता से कवि क्या बताना चाहते हैं, कोई बताएगा? याद है किसी को? यांत्रिकता के हेलो मैम। दबाव। मैम मैं बताओ भाविका। मैम, कवि जो है ये बताना चाहते हैं कि जो यांत्रिक यानी तकनीकी और टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण जो कविता है जो उनका अस्तित्व भी नहीं रहा है, और आजकल कविता नहीं तो कोई लिखते हैं और ना ही कोई पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात। कवि कविताओं के महत्व को बताना चाहते हैं। कवि ये बताना चाहते हैं कि कविताएं जो होती हैं वे युग परिवर्तनकारी होती हैं। कविताएं जो होती हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती। कविता युगों युगों तक बनी रहती है, ना कभी मुरझाती है ना, ना उसकी कोई सीमा। ऐसा नहीं है कि भारत में कविता रचना लिखी गई है तो वो पाकिस्तान में नहीं जाएगी, नहीं पढ़ी जाएगी, या बांग्लादेश में नहीं पढ़ी जाएगी, या फिर विदेशों में नहीं पढ़ी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसके लिए कोई बंधन नहीं होते। एक बार कविता अस्तित्व में आने के बाद कभी नष्ट नहीं होती, उसकी सुगंध कभी कम नहीं होती। उस कविता के अंदर जो भाव है वो भाव कभी समाप्त नहीं होता। जब भी कोई व्यक्ति उसको पढ़ेगा, जब भी कोई व्यक्ति कितने ही सालों के बाद में, कितने ही युगों युगों के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति उस कविता को पढ़ता है, तब भी वो कविता उतना ही आनंद देती है, वही भाव देती है, वही महत्व उसका बना रहता है। जिस प्रकार से एक फूल तो क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए महकता है और एक निश्चित समय के लिए खिलता है, और थोड़े समय के बाद उसका खुशबू भी नष्ट हो जाती है और उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। लेकिन कविता क्या है? चिड़िया और फूल इन दोनों से परे एक बच्चे की तरह होती है, जिसकी जो कल्पनाएं होती हैं, जिसके जो सपने होते हैं, वो उसकी कोई सीमा नहीं होती, असीमित होते हैं। जिस प्रकार से बच्चे क्या करते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते, उनकी कोई सीमाएं नहीं होती जब वो खेलते हैं, ऊंच नीच जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं करते। वैसे ही कविताएं होती हैं। कविता
किसी के लिए जाति पाति आदि का कोई भेदभाव नहीं करती। कविता कभी ये नहीं कहती कि इसको सवर्ण कवि ने लिखा है तो जनरल लोग भी पढ़ेंगे, नहीं, कविता सबके पढ़ने की चीज होती है और सभी लोग उसको पढ़ते हैं। तो इसका मतलब कविता ने क्या किया, कविता ने वसुधैव कुटुंबकम का भाव स्थापित किया, अर्थात कविता तो सबके लिए बनी है, संपूर्ण पृथ्वी को अपना बनाने वाली होती है, सभी के लिए एक समान भाव, एक समान आनंद, एक समान रस प्रदान करने वाली होती है। तो चलिए पूरी कविता को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इसका अर्थ बता दिया है। कविता के बहाने में कवि ने क्या कहा है, कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि मान लिया कोई ये कहता है कि कविता चिड़िया है, चिड़िया जैसी उड़ान भरती है, लेकिन कवि कहता है कि ना, चिड़िया की उड़ान तो एक सीमित दायरे तक होती है, वहीं तक चिड़िया जा सकती है, उसके बाद थक जाती है या फिर अपने घर के लिए वापस लौट आती है, ठीक है ना। तो कविता एक उड़ान है, कविता को हम उड़ान तो कह सकते हैं, लेकिन चिड़िया की उड़ान नहीं है। कविता की उड़ान कैसी है, सदा सर्वदा बनी रहने वाली है, उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है कि वो इस क्षेत्र में नहीं जाएगी, उस क्षेत्र में नहीं जाएगी, वहां नहीं जाएगी। कविता तो सभी जगह तक अपने पंख पसार कर उड़ती रहती है, अर्थात अपनी महक बिखेरती रहती है, अपना अस्तित्व दूर दूर तक फैलाती रहती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, भाई वो चिड़िया कैसे जान सकती है कविता की उड़ान को, जिसकी उड़ान सीमित है कि नहीं है। तो इसमें यही बात बताई है कि चिड़िया कविता के उड़ान को, कविता के प्रसार को कभी नहीं जान सकती। इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया यहाँ वहां एक दूसरे घरों में जाती है, ठीक है, लेकिन कविता क्या करती है, कविता तो संपूर्ण देश में विचरण करती है, हर घर में जाती है, ठीक है। इसलिए कविता की जो उड़ान है, कविता के जो पंख होते हैं, उन पंखों की विस्तार को, उन पंखों के प्रसार को, कविता के महत्व को चिड़िया कभी नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया का प्रसार, चिड़िया की उड़ान एक सीमित दायरे तक ही होती है। यहां तक समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरी यात्रा की ओर चलते हैं। कवि ने कविता की तुलना और किससे की है कि कुछ लोग कहेंगे कि कविता एक खिलना है। कविता एक खिलना तो है, यानी अगर जब एक कविता अस्तित्व में आती है तो ऐसा लगता है कि महक बिखेर रही है, अपने भावों की, अपने शब्दों की, अपने सौंदर्य की, इन सब की जैसे मानो महक बिखेर रही है, कविता खिल रही है। ये तो कह सकते हैं हम कविता खिल रही है, लेकिन कविता खिलता क्या है, फूल, उड़ती क्या है, चिड़िया। तो ये जो हमने जिन क्रियाओं के साथ में विशेषण जोड़ा है, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग हमने कविता के लिए किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी और दृष्टि डालें तो फूल खिलता है, खिलता कौन है, फूल, लेकिन कविता का खिलने और फूल के खिलने में बहुत अधिक अंतर है। और वो अंतर क्या है, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल तो क्या करता है, एक सीमित अवधि के लिए फूलता है, एक सीमित समय के लिए अपनी सुगंध बिखेरता है, उसके बाद उसकी सुगंध भी नष्ट हो जाती है और उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन फूल कविता की प्रस्फुटन को, कविता के खिलने को, कविता की सुगंध को कभी नहीं पहचान सकता। क्यों, क्योंकि कविता की सुगंध क्या होती है, असीमित होती है, युगों युगों तक बनी रहने वाली होती है, कभी नष्ट ना होने वाली होती है। और कविता का सौंदर्य भी कभी नष्ट न होने वाला होता है, सदा सर्वदा बने रहने वाला होता है कविता का अस्तित्व। तो देखिए, कविता एक खिलना है कि माना कि कविता खिलती है, मगर फूलों की तरह नहीं, क्योंकि
कविता का जो खिलना है वो कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात कविता एक बार अस्तित्व में आने के बाद युगों युगों तक समान भाव से खिलती रहती है, महकती रहती है। ठीक है, फूल उसके अस्तित्व से, अपने अस्तित्व की तुलना कभी भी नहीं कर सकता। बिना मुरझाए महकने का जो अंदाज है कविता का, उसको फूल कभी नहीं जान सकता। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब तीसरी बात पर आते हैं। अब कविता को ये कह दिया कि मान लीजिए कविता एक खेल है। भाई खेल से तात्पर्य क्या, कि जैसे कवि है वो शब्दों से खेलता है कविता में। मान लीजिए हम तो ये मान लेते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने। हम कहते हैं हाँ कि कविता एक खेल है, तो कवि कहते हैं बिल्कुल मैं सहमत हूं, कविता एक खेल है और कविता बच्चों की खेल की तरह होती है, बच्चों के सपनों की तरह होती है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं होती। जिस प्रकार से एक बच्चा इस घर उस घर यहाँ वहां सब जगह सबको एक कर देता है, सारे जाति पाति भेद भाव, अमीरी गरीबी कटुता मित्रता शत्रुता सबको मिटा करके और बच्चे सब एक दूसरे के निकल जाते हैं। आपस में दो है ना, दो परिवार वाले लोग जो है आपस में खूब कट्टर दुश्मन है, आंख देखे नहीं सुहाते, लेकिन उनके बच्चे उनके घर आपस में चले जाते हैं। आप जबरदस्ती उनको रोको तो रोको बेशक से, वो एक अलग बात है कि आप उनको नहीं जाने देंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि बच्चों के मन में ना कटुता होती है, ना द्वेष होता है, ना ईर्ष्या होती है, ना जलन होती है, कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार से जो बच्चे होते हैं वे क्या होते हैं, सभी के साथ समान भाव से रहते हैं, वे बिना किसी भेदभाव के अपना खेल खेलते हैं, संपूर्ण विश्व को अपना घर समझते हैं, सभी घरों को उतने ही प्रेम भाव से सभी घरों में जाते हैं जितने कि वो अपने घर में रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि वास्तव में कविता तो एक खेल है, बच्चों के खेल की तरह है। जिस प्रकार से बच्चे अपने खेल खेल से संपूर्ण विश्व को अपना परिवार बना करके ऊंच नीच अमीरी गरीबी भेदभाव जाति पाति शत्रुता मित्रता सबको भुला करके एक समान भाव से प्रेम भाव से खेलते रहते हैं, वैसे ही कविता एक बार अस्तित्व में आने के बाद ना देश देखती ना विदेश देखती, ना शत्रु देश देखती ना मित्र देश देखती, ना अपना देखती ना पराया देखती, ना स्त्री देखती ना पुरुष देखती, ना ऊंच देखती ना जात नीच देखती। कविता तो सबके लिए होती है और सभी उसको समान भाव से पढ़ते हैं और जब चाहे कोई भी व्यक्ति उस कविता को क्यों ना पढ़े, वो कविता सबको एक समान महक देती है, एक समान आनंद देती है और एक समान ही अर्थ और भाव प्रकट करती है। इस प्रकार से जो कविता है वो किसके समान है, बच्चों के खेल के समान है। तो आया तुम्हें समझ में बच्चों कुछ कि कवि ने कविता को क्या बताया है? यस मैम। हाँ, कविता तो बच्चों के खेल की तरह होती है। जिस प्रकार कविता क्या करती है, एक बार अस्तित्व में आने के बाद सदा सर्वदा के लिए सभी को क्या कर देती है, अपने उड़ान से अपने इससे प्रसार से अपने महक से अपने खिलने से है ना, इन सब से वो सभी को सराबोर करती रहती है, सबको एक समान भाव से आनंद प्रदान करती रहती है, एक रस से सबको सींचती रहती है। कविता का आनंद, कविता की महक, कविता का सौंदर्य कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी भी क्षीण नहीं होता, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए। आज की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। कोई समस्या है? यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। अगर कवि परिचय आते हैं क्या? इस बार एग्जाम में आएंगे क्या? बिल्कुल बेटा, कवि परिचय, बिल्कुल कवि परिचय तो हमेशा आएगा, है ना। कवि परिचय तो बिल्कुल हिस्सा है आपका। आपको किसी भी कवि के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और कुछ कुछ कवि ही ऐसे हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, जो आ रहे हैं, बाकी तो सब जो आपने पढ़े हैं वही कवि हैं, ठीक है ना। और कवि परिचय और ये सब आपको तैयार करने हैं अच्छे से, है ना। और सभी बच्चे अपना होमवर्क क्लासरूम में भेजिए बेटा,
कुछ ही बच्चों ने भेजा है, मैंने चेक किया था 12-15 बच्चे हैं बस, उससे ज्यादा बच्चे नहीं है। जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क भेज दीजिए, फिर मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क भी देने वाली हूँ, फिर आप प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे क्लासरूम में अपना होमवर्क भेज दीजिए।